हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट रिवीजन। अरे मास्टर, चश्मा क्यों लगाए हो? बहुत लाइट है यार। मजाक के लिए। एनीवेज, अगर किसी को ये चैप्टर एकदम डिटेल में समझना है, किसी को इसके एक एक न्यूमेरिकल समझने हैं, तो उसके लिए मैंने इसका एक बहुत खूबसूरत सा गन शॉट लेक्चर 2.5 घंटे का बनाया है। आप वो लेक्चर देख लेना, पूरा दिमाग में बस जाएगा। पर अगर आपके पास समय की कमी है तो आज हम करने जा रहे हैं, या आपको रिवाइज करना है तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट रिवीजन। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको देने वाला हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। और मैं इस आधे घंटे के लेक्चर के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा और आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सिखा दूंगा। शुरू करते हैं, पर उससे पहले पूरे कॉन्फिडेंस में कमेंट सेक्शन में लिख देना, अंत में मैं ही जीतेगा। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है चार्ज। भाई चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिक बातें हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। कूलाम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नेक्स्ट चीज आ जाती है करंट। सिंबल है आई। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई बेटा हमेशा मेजर होता है एम्पियर में। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, और चार्ज की कूलम, और टाइम की सेकंड। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, हमें याद रखना है। अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सभी को पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी को अगर मैं टी को इधर ले जाऊं तो मैं Q इज इक्वल्स टू आई टी भी लिख सकता हूं। आप इसको ऐसे याद कर लेना। ट्रिक है, क्यों आई थी, क्यों आई थी, मैं क्या जानू क्यों आई थी, तुम जानो। क्वेश्चन आ गया, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डैम ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट हमें मिल गया। विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। टाइम हमें मिल गया। कैलकुलेट द चार्ज Q। तो Q का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू क्यू आई थी। बेटा हमें करंट पता है 0.5 एम्पियर, रख दिया 0.5। टाइम कितना है? 2 आवर्स। ये मत रखना, टाइम किस में रखना होता है? सेकेंड्स में रखना होता है। तो 2 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये होगा आंसर। कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। समझ में आया? टाइम आवर्स में नहीं रखना, किसमें? सेकेंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया करंट। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या Q इज इक्वल्स टू आई टी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है A और B। तो अगर मैं A पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दूं और इसको यहां से उठाकर B पॉइंट तक लेके जाऊं, ऐसा करने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। चार्ज उठा के ले जा रहा हूं। ये जो मैंने काम किया, ये जो मैंने वर्क किया, इसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहां पे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम के चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अदर, यहां से यहां तक 1 कूलम के चार्ज को लाने में जितना काम किया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, W बाई Q। ठीक है बेटा, V हमेशा मेजर करते हैं वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस V हमेशा वोल्ट में, वर्क डन बेटा हमेशा जूल्स में, और चार्ज हमेशा कूलम में। यहां से भी Q इधर ले जाओ, W इज इक्वल्स टू QV। तो ऐसे भी फॉर्मूला हो सकता है, ऐसे भी। एक चीज याद रखो, करंट बेटा हमेशा मेजर किया जाता है एम्पियर में, और जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं एमीटर। जो करंट मेजर करती है क्या होती है? ये एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेजर किया जाता है वोल्ट में, और जो डिवाइस इसे मेजर करती है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि करंट फ्लो क्यों करता है। करंट फ्लो तभी करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस देती है सेल या बैटरी। जैसे यहां पे आपने देखा एक सेल है, या यहां पे देख लो एक सेल है। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने इसको एक कंडक्टर से लगा दिया। जिस तरफ पॉजिटिव से कनेक्टेड है पॉजिटिव, जिस तरफ नेगेटिव से कनेक्टेड नेगेटिव। बेटा जिधर पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो क्या है? हायर पोटेंशियल, HP, हायर पोटेंशियल। जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल। बेटा करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? करंट के अपोजिट। तो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो बेटा घर में आप सेल यूज करते हो, इस सेल को जब हम यहां फिजिक्स में दिखाते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव। यहां पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना है 1.5 वोल्ट। कई बार आपके एग्जाम में बहुत सारी सेल एक साथ लगा देता है, ये एक सेल है, यहां 1 2 3 4, 4 सेल को साथ में लगा दिया। इस सेल को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अगर बहुत सारी सेल एक साथ लगा दिया तो उस कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी। अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दो, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 4 बार करोगे 6 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर से, किसी भी मटेरियल से जब करंट जाना चाहता है तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की। इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। मान लो यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट यहां से यूं आया और ऐसे जा रहा है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है L और ये एरिया इसका एरिया कितना है A। तो बेटा इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो L बाई A। क्या, रो L बाई A। बेटा L लेंथ है, लेंथ किस में होगी, मीटर में। A एरिया है, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। और बेटा जो रेजिस्टेंस R होता है इसकी यूनिट होती है ओम। यहां पे लिखा है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R कितनी होती है, OH ओम, या ये वाला आप सिंबल बना लो ओमेगा, है ना, या तो ओम या ये वाला सिंबल ऐसे बना दो, ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट। R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। L क्या है, इसकी लेंथ, A क्या है, एरिया। अब बात आती है रो क्या है। बेटा रो जो होता है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। जैसे कॉपर का अपना रो होगा, सिल्वर का अपना रो होगा, मेरा अपना रो होगा, आपका अपना रो। एक मटेरियल की बेटा प्रॉपर्टी होता है रो। वैसे मेरा और आपका सेम होगा क्योंकि स्किन नियरली सेम है। तो SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। R क्या है, रेजिस्टेंस। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो की यूनिट याद रखनी है, कितनी है, ओम मीटर। कई बार एग्जाम में बोलता है डिराइव SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो, इसकी यूनिट आप डिराइव करके दिखाओ। तो आप फॉर्मूला लिख देना R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। R की यूनिट आपको पता है, R की यूनिट क्या होती है, ओम, ऐसे बना दिया। रो की यूनिट नहीं पता, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल, यहां से रो की यूनिट क्या हो गई, मीटर उधर गया, ओम मीटर। तो ये डेरिवेशन आप करके दिखा सकते हो। अब आता है किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो देख लो, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और रो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। लेंथ की बात करें तो यहां से साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया को देखो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, यानी मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है नहीं बताया है। रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे मेटल्स एंड एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। जिनकी रेजिस्टिविटी कम है वो करंट को ज्यादा रोकते नहीं है, करंट को जाने देते हैं, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर। तो मेटल और एलॉय क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंसुलेटर हो गए, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या करंट को जाने नहीं देते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इंसुलेटर लाइक रबर, ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला है, हमारे पास एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर and the resistance of a metal wire of length 3 meter is 60 ohm। रेजिस्टेंस कितना है, 60 ohm। if the area of the cross section, बेटा area of cross section भी आपको given है। calculate the electrical resistivity। रेजिस्टिविटी मतलब रो आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला बना देंगे क्या, R is equals to रो L by A। अब देखो इस फॉर्मूले में R हमें गिवन है, L हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, ये देखो ये रहा, एरिया भी हमें गिवन है, क्या नहीं गिवन, रो। तो रो की वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यू रख के रो की वैल्यू निकाल लेना। आंसर जो भी आए क्वेश्चन नंबर 2 करके कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हमारे पास एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L by 2। एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ कितनी है,
L/2 है, इससे छोटा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a थोड़ा मोटा है। बोला है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बेटा ध्यान देना, यहां पे एक चीज बड़ी खास लिखी है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटीरियल। सेम मटीरियल, बेटा मटीरियल सेम, तो इन दोनों का क्या सेम होगा, इन दोनों का रो सेम होगा। तो बेटा अगर मैं R का फॉर्मूला देखूं तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। अगर मैं यहां से रो का फॉर्मूला बनाऊं तो RA/L हो जाएगा, यानी इसका RA/L और इसका RA/L सेम होगा, क्योंकि दोनों का मटीरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, तो दोनों का RA/L इक्वल होगा। तो यहां से इसका R इंटू इसका A अपॉन इसका L, यहां से इसका R इंटू इसका A अपॉन इसका L। तो बेटा आप वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। आओ देखो मैं रख के दिखा देता हूं। इसका R कितना है 4, इसका एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L, इसका R कितना है नहीं पता, लेंथ कितनी है, सॉरी R A/L, एरिया कितना है 2a, लेंथ कितनी है L/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, L से L कट गया, A से A कट गया, 2 2 जा 4, 4 कट गया, R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। दोनों का रो क्या है बराबर है, रो का फॉर्मूला बना लिया RA/L, इसका RA/L इसका RA/L सामने रख दो, इसका R गिवन है, इसका R निकल आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट बेटा है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और सारी कंडीशन सेम है, तो उस कंडक्टर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। So the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor provided the temperature is constant। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए। The potential difference V across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remains same। तो potential difference V is directly proportional to R। आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इत्तेफाक की बात है कि जो कांस्टेंट आया वो रेजिस्टेंस R के बराबर आया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल्स टू आई आर। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। अब बेटा इसको याद करने के लिए आप ये टर्म याद कर लो, वायरल है ना, वायरल, तो वायर याद हो जाएगा वायरल। अच्छा V/I कर दूं, V/I तो क्या आ जाएगा R। तो याद रखना V/I क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि मान लो आपको एक वायर दे दिया और अगर हम इसको छू नहीं रहे हैं और इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट। आपके हाथ में मैंने एक तार दे दिया, अब इसका रेजिस्टेंस आप थोड़ी चेंज करोगे, थोड़ी इसको खींचोगे दबाओगे, खींच के ना इसकी लेंथ बढ़ाओगे, आप तो ऐसे जनरली तो नहीं, ऐसे बदमाशी नहीं करोगे, तो बेटा रेजिस्टेंस जनरली कांस्टेंट रहेगा। तो V/I की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है V वर्सेस I का ग्राफ मेटेलिक कंडक्टर का, किसका मेटेलिक कंडक्टर का, जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है, याद रखना मेटेलिक कंडक्टर। V वर्सेस I का ग्राफ बनाओगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो भी ग्राफ होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं ओरिजिन से पास करते हुए, याद रखना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोर्ड में पूछता है कि ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों पास करता है, तो बोलना क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए ये ओरिजिन से पास करता है। एक और चीज समझो बेटा, ये ग्राफ की स्लोप, स्लोप मतलब ये एंगल कितना उठा हुआ है, इसको बोलते हैं स्लोप, कितना ज्यादा उठा हुआ है। इसकी स्लोप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देती है, क्या देती है रेजिस्टेंस R देती है। तो जितना ज्यादा ये ग्राफ उठा हुआ दिखे, समझ जाना उस वायर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो स्लोप जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ये एंगल जितना बड़ा दिखे, यहां है तो रेजिस्टेंस कम, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा। ये बेटा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये इमेज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एग्जाम में कई बार सीधा सीधा 3 नंबर का सवाल आ जाता है ओम्स लॉ के ऊपर, जिसके अंदर इसको भी बनाना होता है, ओम्स लॉ लिखना भी होता है, ये भी बनाना होता है। कुछ नहीं बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लगातार हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक सेल बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एक सेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, फिर 4 लगाई। सेल बढ़ा रहे तो V बढ़ा रहे, V बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो हमने सेल बढ़ा के V बढ़ाया, V बनाने से करंट बढ़ा। V किससे मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। I करंट किससे मेजर कर रहे हैं, एमीमीटर, जो क्या मेजर करता है एमीमीटर करंट। और दोनों की रीडिंग लेते हैं और हम देखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। तो रेजिस्टर के 2 तरह के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं, सीरीज और पैरेलल। अगर एकदम ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लगा दे, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना बेटा, यहां से जो करंट I घुसेगा वो करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। यानी सीरीज में बेटा करंट क्या होता है, सेम होता है सारे रेजिस्टर्स में, पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। इनका अगर इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस निकालने को बोले तो इनको जोड़ देना R1 + R2 + R3। पैरेलल की बात करें बेटा, अगर इस तरह से दिखे ऐसे,
तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे? मान लो यहां से करंट आई आ रहा है, इस जगह पे आके करंट को 3 रास्ते दिखते हैं, तो करंट इस रास्ते और इस रास्ते में डिवाइड हो जाता है। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता। यहां से मान लो 10 एम्पियर आया, 4 यहां चला गया, 5 यहां चला गया, 1 यहां चला गया, कैसे भी बट सकता है। तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो करंट डिफरेंट होता है। पर बड़े ध्यान देना, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में है। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी, ये भी ए और बी और ये भी ए और बी। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या होगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन सब का बेटा क्या सेम रहेगा, V सेम रहेगा। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे तो सीधा ऐड किया था, यहां उल्टा करके खेल होता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर कभी आपको दो ही पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखे तो फॉर्मूला लगा देना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देना। पर ये तभी लगाना जब सिर्फ दो रेजिस्टर हो, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगता है। यहां पे देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम चले बेटा यहां से, ये दोनों साफ साफ पैरेलल में दिख रहे हैं, हमें यहां से यहां का इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों साफ साफ पैरेलल में है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 यानी 10, 1/R2 यानी 10। तो बेटा एलसीएम हो गया इसका 10, 1 + 1 हो गया 2, कितना आ गया 1/5। तो R इक्विवेलेंट कितना है 5, किसका, इन दोनों का 5 आया। तो शुरुआत से यहां पे 5, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 5, और यहां पे कितना लगा है 5, तो 5 5 5। अब बताओ ये तीनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, 5 5 5। आंसर कितना हो गया, 15 ओम हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे एक कॉम्बिनेशन हमें दिया है, हमें इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसको कैसे निकालें, जरा ध्यान से देखो। बी और ए पॉइंट हमें देखना है। मान लो बी से कोई करंट निकला, अब ये करंट जब यहां पे आएगा तो 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां। ध्यान देना बेटा, जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें गया वही इसमें, यानी ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। इसी तरह से बेटा जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें जाएगा, ये करंट गया इसमें भी यही जाएगा, तो ये दोनों भी किसमें हो गए, सीरीज में। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। बेटा ये दोनों सीरीज में क्या है, R1 + R2, सीधा ऐड कर देना। तो 4 और 6 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 + R2, 4 और 6 कितना हो गया 10। ये दोनों भी सीरीज में है, सीरीज में ऐड कर देना है, 3 + 3 कितना हो गया 6। तो बेटा यहां पे इन दोनों को हटा के अब आप एक 6 ओम लगा दो, यहां पे इन दोनों को हटा के आप 10 लगा दो, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट निकल आया है कि नहीं। 4 और 6 को हटा दो, इनका टोटल कितना है 10, तो यहां पे लग जाएगा 10, और 3 और 3 हटके यहां लग जाएगा 6। देखो कुछ ऐसा लगेगा, दिख रहा है, बीच में 15 वाला लगा हुआ है, ऊपर लगा दिया 10, नीचे लग गया 6। अब ये तीनों आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा एलसीएम हो जाएगा 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 को 2 से और 6 को 5 से, 3 2 5 5 यानी 10/30, कितना आ गया 1/3। ये 1/R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ओम। इस तरह से आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ प्रॉब्लम है सीरीज कॉम्बिनेशन की। पहली प्रॉब्लम ये है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो ढेर सारे बल्ब लगे हुए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज कर गया तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट एक से पास करके दूसरे में जाता है, बॉल एक को मिलती है फिर वो दूसरे को देता है। अगर बीच वाला ही मर गया तो बॉल आगे नहीं जाएगी। जैसे दिवाली की लाइट में आप देखते हो, एक बल्ब गया पूरी सीरीज खराब हो जाती है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक डिवाइस फेल हो गई, इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल अदर डिवाइसेस इन दिस सीरीज विल नॉट वर्क। दूसरा प्रॉब्लम क्या है बेटा, सारे के सारे रजिस्टर को करंट सेम मिलता है। अब बताओ घर में हम टीवी को सेम करंट देंगे और फैन को क्या सेम करंट देंगे, कूलर को क्या सेम करंट देंगे, सबके अलग अलग करंट होंगे। भाई टीवी को बहुत कम करंट लगता है, कूलर को बहुत ज्यादा करंट लगता है, हाँ या ना। प्रेस को भी बहुत ज्यादा, जो आयरन होता है उसको बहुत ज्यादा करंट, सबको अलग अलग करंट लगता है, तो सबको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सीरीज की ये भी प्रॉब्लम है कि जितनी भी डिवाइस कनेक्ट करोगे सबको सेम करंट दे देगा, हमें सबको सेम करंट थोड़ी देना होता है घर पे। तो बेटा घर पे हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब में डिफरेंट। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप नीड डिफरेंट करंट। फॉर एग्जांपल अ बल्ब एंड अ हीटर नीड्स डिफरेंट करंट एंड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कैन बी डन विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब एक सर्किट एलिमेंट्स और इसके बाद हमें सर्किट पढ़ना है। कुछ बेसिक एलिमेंट है, इसको देख लेना। सेल मैंने आपको बता दिया, बैटरी मैंने आपको बता दिया, की स्विच और ओपन। बेटा अगर ये ऐसे बना हो, बीच में गोला नहीं है, बीच में गोला नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और बीच में अगर ऐसे डॉट लगा दिया तो करंट फ्लो करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लग की और स्विच। बीच में डॉट लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा। वायर जॉइंट बेटा ऐसा होता है, वायर
क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, बेटा इसमें क्या होता है, ये वायर ऊपर से करंट लेके निकल जाएगा। बल्ब का सिंबल ऐसे दिल जैसा होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल आपने देख ही लिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सके। एम मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। एक सर्किट का एग्जांपल लिया है और इससे सारे न्यूमेरिकल समझेंगे जो सर्किट वाले आपको परेशान करते हैं। हमने क्वेश्चन दे दिया फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द रेजिस्टर्स। इसमें भी करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी और इसमें भी, करंट भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे लगी हुई है सेल, सेल के पास 12 वोल्ट है। अब जब सेल से बेटा करंट निकलेगा और यहां जाएगा और यहां जाएगा तो यहां आके करंट दो में डिवाइड हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पहले पैरेलल सॉल्व करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम हो जाएगा बेटा 6, ये रहेगा 1, ये हो जाएगा 2, 3/6, आंसर हो जाएगा 1/2, यानी R कितना हो गया, 2 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस सीधा लगा सकता हूं। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 2 ओम। तो मैंने लगा दिया, 1-2 ओम ये वाला, 1-2 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब सेल क्या देखती है, सेल टोटल रेजिस्टेंस देखती है, एक एक को नहीं, टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, करंट यहां से सेल से निकलता है। सेल के बेटा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट वापस आता है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, इसमें गया, इसमें गया। अब ये दोनों साफ साफ क्या दिख रहे हैं, सीरीज में। बेटा सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम। अब सेल को टोटल कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 4 ओम दिख रहा है। V इज इक्वल्स टू IR लगा दो तो करंट पता चल जाएगा कितना निकला। सेल के लिए, किसके लिए लगा रहे हैं, सेल के लिए। हर डिवाइस के लिए अलग अलग V इज इक्वल्स टू IR लगता है। अभी मैं सेल के लिए लगा रहा हूं। सेल के लिए V की वैल्यू कितनी है, 12। सेल से करंट कितना निकला मुझे नहीं पता, और सेल कितना रेजिस्टेंस देख रही है, टोटल रेजिस्टेंस। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 2, यहां पे लगाया। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 4, तो टोटल इसको 4 दिखा, तो यहां पे 4 रख दिया। करंट कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4, 3 एम्पियर। तो बेटा सेल से कितना करंट निकला, 3 एम्पियर। यही एम मीटर रीड करेगा, एम मीटर करंट रीड करता है। ये 3 एम्पियर का करंट दौड़ता हुआ यहां गया और यहां गया। इस रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, 3 एम्पियर। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस रेजिस्टेंस में हमें करंट मिल गया 3 एम्पियर। इसमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस के लिए वायरल इक्वेशन लगा दो। इस रेजिस्टेंस के लिए वायरल, V इज इक्वल्स टू IR। करंट आपको मिल गया है 3 और रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो बेटा इस रेजिस्टेंस में करंट है 3 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। इसके लिए V इज इक्वल्स टू IR लगाया। इसमें करंट कितना है, 3 और इसका रेजिस्टेंस 2, 3 तो 6। अब इन दोनों की बारी आई। अब इन दोनों का क्या किया जाए भाई, हम कह रहे हैं 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। तो क्या इन दोनों में 3-3 एम्पियर जाएगा, नहीं बेटा, इनके इक्विवेलेंट में 3 जा रहा है। ध्यान से देखो, यहां से करंट होता 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 आया, ये 3 एम्पियर होता होता आया, तो यहां पे करंट 3 एम्पियर है। इन दोनों में वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। कितना जाएगा कैसे पता लगाएं, ध्यान से सुनो। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, V सेम होता है। तो बेटा आप यहां का V निकालो, जो यहां का V होगा इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट का जो V होगा वही इन दोनों का भी V होता है। V क्या होता है, सेम होता है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में V, इसमें V निकालो। इसके लिए वायरल इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू IR। अब इसके लिए लगा रहे हैं, करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 2, कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। इन दोनों के इक्विवेलेंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों का एक एक का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। तो यहां पे भी 6 वोल्ट, यहां पे भी 6 वोल्ट। अब R पता है, V पता है, करंट निकालना है। इसके लिए वायरल इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू IR। V कितना है 6, I पता नहीं, R कितना है 6, तो I कितना आ गया 1 एम्पियर। बेटा इसमें कितना करंट गया, 1 एम्पियर। मैथ्स अच्छी है, 3 में से 1 इधर गया, यहां कितना आएगा 2 एम्पियर। 1 उधर चला गया, 2 इधर, 2 और 1 3। चाहो तो निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस 3 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। इसके लिए वायरल इक्वेशन लगा दो, V इज इक्वल्स टू IR। V कितना है 6, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस 3, यहां से I कितना आ गया, देखो वही आया 2 एम्पियर। तो इस तरह से आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। पावर क्या होता है कि किस रेट पे एनर्जी या तो प्रोड्यूस हो रही है या किस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। पावर का फॉर्मूला बेटा V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आप ऐसे याद कर लो पवाई, ऐसे याद कर लो पवाई, P पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर बेटा हमेशा वाट में मेजर होती है, जैसे वाट लग जाती है। V बेटा वोल्ट में होता है, करंट बेटा एम्पियर में होता है। पावर के 2 फॉर्मूले और हैं, इसको आप याद मत करो, एग्जाम में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, मान लो एग्जाम में V की वैल्यू नहीं दी है, V की वैल्यू नहीं दी है, तो बेटा कोई बात नहीं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो आप V की जगह क्या रख देना, IR, V की जगह IR, तो क्या हो जाएगा I²R। देखो ये बन गया। मान लो एग्जाम में I की वैल्यू नहीं दी है, I की वैल्यू
नहीं दी है, तो बेटा आप I की जगह क्या रख सकते हो, V बटे R। तो I की जगह V बटे R, V बटे R, तो क्या हो गया V का स्क्वायर अपॉन R। तो ये दो फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, आपको ये याद होनी चाहिए, और पवई पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू I याद होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन देता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल या बैटरी देती है। सेल ही बेटा माता होती है सर्किट की और एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी बेटा हमेशा जूल्स में मेजर होती है, किसमें, जूल्स में, तो एसआई यूनिट जूल्स होती है। पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम एक नई तरह की यूनिट में मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं KWH, किलोवाट आवर, बट जनरली E इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। फिर से सुनो, एनर्जी जो होती है बेटा वो जूल्स में मेजर होती है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक खास तरह की एनर्जी है, इसको हम किलोवाट आर में मेजर करते हैं। कैसे निकलेगा बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर P इंटू टाइम। तो पहले पावर P निकाल लेना, कैसे, V इंटू आई से, और फिर एनर्जी पावर P इंटू टाइम। एनर्जी किस में मेजर होती है, किलोवाट आर। इसीलिए बेटा पावर को रखना होगा किलोवाट में और टाइम को रखना होगा आर में, सेकेंड्स में नहीं रखना। स्पेशल फॉर्मूला है ये चीज बेटा आप याद रखना कि E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी में टाइम को सेकेंड्स में नहीं रखना, किस में रखना है, आर में, और पावर को किलोवाट में, तब एनर्जी किस में आएगी, किलोवाट आर। अब मान लो पावर किलोवाट में नहीं गिवन है, तो क्या करो बेटा, पावर वाट में गिवन होगी, उसको 1000 से डिवाइड कर देना। अगर पावर वाट में हो 1000 से डिवाइड कर देना। बेटा कई बार आंसर लास्ट में जूल में पूछ लेता है, मान लो तुमने एनर्जी निकाल दी, किस में निकालोगे, किलोवाट आवर में, बाद में उन्होंने कहा जूल्स में बताओ, तो याद रखना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ये वाली चीज याद रखना। नेक्स्ट बेटा आता है घर का मीटर का बिल, ये भी पूछ लेता है, मीटर का बिल कैसे निकाले। बहुत आसान है बेटा, पहले आप एनर्जी निकाल लो किलोवाट आवर में और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो एक यूनिट का आपके घर का जो कॉस्ट लगता हो, एक यूनिट का जो भी रेट चल रहा हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने को कहे तो एनर्जी निकाल लेना, किसमें, किलोवाट आवर में। कैसे निकलेगी, पावर इंटू टाइम, पावर होगी किलोवाट में, टाइम होगा आर में। देखो यहां से दिख रहा है पावर किलोवाट में, टाइम आर में, और प्राइस ऑफ 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। बेटा एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर होता है। जब आपके घर का मीटर करके 1 यूनिट ऊपर लेके जाता है तो क्या हुआ, आपके घर में 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो गई। ऐसे समझ लो कि आपके घर में कोई हीटर है जिसकी पावर है 1000 वाट यानी 1 किलोवाट, और वो 1 घंटे तक चलता रहे, तो आपका इलेक्ट्रिक मीटर कितनी एनर्जी दे चुका है, या आपके घर में कितनी एनर्जी आ गई, 1 किलोवाट आवर। घर में एक हीटर है जिसकी पावर है 1 किलोवाट, 1000 वाट का हीटर, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट, अगर वो 1 घंटे चला तो कितनी एनर्जी खींच चुका है, 1 किलोवाट आवर। तो एक यूनिट जो ऊपर जाती है इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला यही है, एनर्जी इन किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। देखो एक क्वेश्चन भी ले लिया है, फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलो, हीटर की पावर कितनी है, 4 किलोवाट, इसका कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो हमसे सबसे पहले एनर्जी पूछा है, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। ध्यान रखना पावर किस में रखनी चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में रखना है, आर में। पावर कितनी दे रखी है, 4 किलोवाट लिख दिया, टाइम कितना है 2 आवर, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। फिर हमसे पूछा गया कि 1 किलोवाट आवर की अगर प्राइस है 5 रुपए, देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, टोटल बिल कितना बनेगा। 1 किलोवाट इतने का है तो 8 किलोवाट कितना होगा, 1 किलोवाट 5 का है तो 8 किलोवाट, 8 पंजे 4 40। ऐसे कर लो, यहां से बिल का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी को रखो किलोवाट आवर में रख दिया, और प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट की प्राइस रख दी, 8 पंजे 40 रुपए का बिल हुआ साहब, भराइएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है, किसी भी डिवाइस को जब आप करंट देते हो तो वो करंट एक तो आपका जो काम करना होता है वो करता है, जैसे मान लो टीवी को करंट दिया तो स्क्रीन पे एक तो इमेज बन के आई, आपने बल्ब में करंट दिया तो एक तो रोशनी आई। साथ ही साथ बेटा करंट कहीं ना कहीं उस डिवाइस को हीट करता रहता है, इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एग्जांपल, बल्ब हो गया, टोस्टर हो गया, मोबाइल फोन बेटा गर्म हो जाता है, फैन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो वो थोड़े टाइम बाद गर्म जरूर होगा अगर उसमें करंट जा रहा है। अब कितना हीट प्रोड्यूस होगी, उसको दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो बेटा बताना कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी प्योर रेजिस्टर के अंदर, वेरी सॉरी, जो हीट प्रोड्यूस होती है किसमें, प्योर रेजिस्टर के अंदर, वो कितनी होती है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने टाइम तक आप हीट निकाल रहे हो। फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H क्या है, हीट, किसमें मेजर होगी, जूल, क्योंकि एनर्जी है हीट एनर्जी, करंट बेटा एम्पियर में, रेजिस्टेंस ओम में, टाइम सेकंड में, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर
RT, सीधा सीधा फॉर्मूला। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है घर में हीटिंग इफेक्ट का? इलेक्ट्रिक हीटर घर में देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आयरन देखते हैं, अवन देखते हैं, टोस्टर। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है घर में जो इलेक्ट्रिक अवन है, टोस्टर है, ये सब क्या करते हैं बेटा? अवन हीट करता है, आयरन प्रेस क्या करता है? गर्म करके कपड़ा हम उसको प्रेस करते हैं। तो ये सब क्यों यूज होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हीटिंग इफेक्ट। सवाल ये पूछता है कि ये किससे बने हैं? तो ये बेटा स्पेशल तरह के एलॉयज से बनते हैं, स्पेशल तरह के एलॉयज से। अब बेटा इनको क्या करना है? हीट प्रोड्यूस करनी है, तो इनको मेल्ट नहीं होना होगा, तो इनके पास क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये हीट हो जाएंगे। मान लो आपका प्रेस ऐसे गर्म हुआ और पिघल गया, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बेटा उतनी ज्यादा आप हीट प्रोड्यूस करोगे। भाई करंट तो आपके हाथ में नहीं है, प्रेस में जो करंट आ रहा है वो तो प्लग से आ रहा है, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि घर में करंट चेंज करते फिरोगे, है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? जो प्रेस है, जो हाथ में आयरन है, उसका आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो बेटा हम क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस डाल देते हैं, जिससे इसकी हीट बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बोला है रो मटेरियल की प्रॉपर्टी। और तीसरी चीज क्या है कि ये एलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज मतलब बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये चीज को भी अगर हीट करो तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलने लगते हैं। मेटल्स को देखा है कि नहीं? ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो जल के ऑक्साइड बना लेते हैं, तो इनको ऑक्सीडाइज भी नहीं होना, इसलिए हम एलॉयज यूज करते हैं, डायरेक्ट मेटल नहीं, वरना मेटल ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। हमें लगता है इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट देता है, असलियत ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब सिर्फ 1% एनर्जी से लाइट देता है, 99% एनर्जी बर्बाद कर देता है हीट होने में। इसमें क्या लगा होता है? फिलामेंट में टंगस्टन लगा होता है। इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, वरना भाई गर्म होके पिघल जाएगा। तो याद रखना है टंगस्टन लगा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट इज हीटेड एंड इट इमिट्स लाइट। मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो हीट होती है, बहुत कम क्या बनती है? लाइट बनती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? घर में एक सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम होता है उड़ जाना। हाँ, फ्यूज खुद उड़ जाए तो ठीक है, वरना फ्यूज के जो डिवाइस कनेक्टेड है वो उड़ जाएगी। फ्यूज किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। फ्यूज क्या करता है? अगर फ्यूज से बहुत ज्यादा करंट आएगा, बहुत ज्यादा करंट आएगा तो वो डिवाइस तक जाने नहीं देगा, डिवाइस को बचाता है, सेफ्टी डिवाइस है। तो बहुत सारा करंट आया तो करंट से ये हीट हो जाएगा, हीट हो गया, हीट हो गया, हीट होके मेल्ट हो जाएगा और तार ये टूट जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। तो फ्यूज का काम है यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखना है भाई, क्या रखना है? लो। मान लो करंट आया और फ्यूज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो फ्यूज हीट भी हुआ, मेल्ट भी नहीं हुआ, करंट चला गया टीवी में, टीवी उड़ गया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फ्यूज का एक ही काम उड़ जाना, उड़ना जरूरी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो। बहुत सारा करंट आया, करंट से क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मान लो घर में कभी बहुत सारा करंट आ गया तो फ्यूज में सबसे पहले वो करंट जाएगा, फ्यूज डिवाइस के पहले लगा होता है, टीवी के पहले, पंखे के पहले, है ना, सारे इंपॉर्टेंट डिवाइस के पहले, एसी के पहले। तो फ्यूज में बहुत सारा करंट गया, बहुत सारा करंट गया, बहुत सारा हीट बनी, हीट बनी तो इसको मेल्ट करना ही चाहिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्ट्स एंड स्टॉप फ्लो ऑफ करंट व्हेन हाई करंट पासेस। फ्यूज वायर किससे बनता है? एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड आयरन। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड आयरन। बेटा लेड क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है। हमें यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस भी चाहिए। क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करोगे हीट प्रोड्यूस भी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए बेटा फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, मेल्ट हो जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए। फ्यूज वायर कहां लगता है? डिवाइस के पहले लगता है। मान लो आपकी ये टीवी है और टीवी में मैक्सिमम करंट जा सकता है 4.5 एम्पियर, तो आपका फ्यूज वायर की रेटिंग, फ्यूज वायर की रेटिंग कितनी होगी? 4.8, 4.95 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन वाइज देखना होगा। ऑप्शन में मान लो लिखा है, मतलब इसके सबसे क्लोजेस्ट और सबसे छोटी वैल्यू जो दिखे वही आंसर होगी। मान लो पूछे कि इसमें कौन सा फ्यूज वायर लगेगा, 4.6 का, 4.8 का कि 5 का, तब आंसर 4.6 मानना। 5 का, 5.2 की 6 का, तब आंसर 5 मार दोगे। हमेशा किस में लगा होता है? सीरीज में लगा होता है, अप्लायंसेस के साथ। यहां पे बेटा आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।